तो नोवेल की शुरुआत में हम रीडर्स अपने मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है पिपा फिट्ज अमोबी, लेकिन लोग प्यार से उसे पिप बुलाते हैं। पिप अपनी डिग्री कर रही है और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसे एक फाइनल प्रोजेक्ट करना होगा जो कि सीनियर कैपस्टोन प्रोजेक्ट होने वाली है। पिप अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट के लिए 5 साल पुरानी एंडी बेल वाली केस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। साथ ही पिप ये भी पॉइंट आउट करना चाहती है कि मीडिया ने एंडी के बॉयफ्रेंड सलील सिंह, जिसे हम सैल बुलाएंगे, उसको कैसे प्रेजेंट किया और कैसे उसको गिल्टी माना गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एंडी बेल केस, वेल एंडी बेल 5 साल पहले गायब हो गई और तब एंडी के बॉयफ्रेंड सैल पे इतना प्रेशर डाला गया कि वो एंडी को खत्म करने का कन्फेशन कर दिया, देन खुद को समाप्त भी कर लिया था। बेसिकली इट वाज एन ओपन एंड शट केस, लेकिन पिप का मानना है कि सैल को इस सब में फंसाया गया था। तो अब 5 साल बाद पिप इसी केस पे अपनी प्रोजेक्ट कर रही थी और अपने एंड पे फिर से इस केस की तहकीकात करना चाहती थी। पिप यहाँ सैल की फैमिली यानी सिंह फैमिली के बारे में सोचती है कि इतना सब होने के बाद भी वो लोग इसी जगह पे मतलब फेयर व्यू में कैसे रह रहे हैं। I mean, पूरी कम्युनिटी अब इस फैमिली से हेट करती है। इनफैक्ट इनके घर पे स्कम फैमिली स्प्रे पेंट भी कर दिया गया था। पिप थोड़ी हेजिटेशन के साथ सिंह फैमिली के घर का डोर नॉक करती है और यहाँ वो सैल के छोटे भाई रवि से मिलती है। पिप रवि को अपना इंट्रोडक्शन देती है और थोड़ी नर्वस होकर उसे अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। जब रवि पूछता है कि वो 5 साल पुराने केस को क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, तो पिप कहती है कि उसे लगता है कि सैल इनोसेंट है। पिप अपने प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने के लिए 30 जुलाई 2019 से कैपस्टोन प्रोजेक्ट लॉग लिखना शुरू करती है, जिसमें वो एंडी और सैल के साथ एक्चुअली क्या हुआ था उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन नोट करना चाहती थी। तो यहाँ पिप सबसे पहले एंडी के गायब होने की जितनी भी फैक्ट्स थी उसे लिख देती है। फॉर एग्जांपल, एंडी को लास्ट टाइम 18 अप्रैल 2014 की रात लगभग 10:30 उसकी छोटी बहन बेका ने देखा था और सिक्योरिटी कैमरा फुटेज ने भी एंडी की कार उस टाइम घर से निकलती हुई देखी थी। ना उसी रात एंडी को 12:45 पर अपने पेरेंट्स को डिनर पार्टी से पिक करना था, लेकिन जब 3 बजे रात तक उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उसके फादर जेसन बेल ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी। ऐसे में पिप कंक्लूड करती है कि जो कुछ भी एंडी के साथ हुआ वो 18 अप्रैल के रात 10:40 से लेकर मिडनाइट 12:45 तक के बीच में ही हुआ होगा। मतलब ये टाइमिंग तकरीबन 2 घंटे का हुआ। सो यस, ये सब तो बुक में बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ सीरीज के अंदर टाइमलाइन को थोड़ा चेंज किया गया है। मतलब बुक में एंडी 2014 में गायब हुई थी, राइट? वेल सीरीज में वो 2019 में गायब हुई थी और सीरीज में पिप 2024 में इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जबकि बुक में इन्वेस्टिगेशन 2019 में हो रही है। ऐसे ही मैं आपको बुक और सीरीज के डिफरेंसेस कहानी के बीच बीच में बताता चलूंगा। खैर, इफ वी टॉक अबाउट पिप्स फैमिली, वेल पिप का एक छोटा भाई है नेम जॉश, देन पिप के स्टेप फादर विक्टर है जो कि एक नाइजीरियन मैन है, देन पिप की मॉम लियान भी इस फैमिली का हिस्सा है, एंड फाइनली हर डॉग नेम्ड बानी। पिप के बायोलॉजिकल फादर कार एक्सीडेंट की वजह से इस दुनिया में नहीं है और ये हादसा तब हुआ था जब पिप सिर्फ 10 महीने की थी। अब पिप अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट लॉग में नोट करती है कि वो सोशल मीडिया पे थोड़ा रिसर्च करके एंडी की बेस्ट फ्रेंड्स क्लोई बर्च और इमा हटन को आइडेंटिफाई कर चुकी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सीरीज में क्लोई बर्च का कैरेक्टर है ही नहीं। एनीवेज, पिप आगे एंडी के डिसअपीयरेंस वाली रात के कुछ डिटेल्स अपने लॉग में लिखती है, जैसे कि 18 अप्रैल की फ्राइडे नाइट को सैल अपने फ्रेंड मैक्स हेस्टिंग्स के घर हैंग आउट कर रहा था और वहां पे नाओमी वार्ड, जेक लॉरेंस और मिली सिम्पसन्स भी थे। पुलिस को सैल ने बताया था कि वो 12:15 के अराउंड मैक्स के घर से निकला था और उसके फादर ने कंफर्म किया कि वो 12:50 पे घर पहुंचा था और पुलिस ने उसके चारों फ्रेंड्स से भी उसका एलिबाई कंफर्म कर लिया था। मतलब चारों फ्रेंड्स बताए कि हाँ, उस रात तो 12:15 तक सैल उनके घर पे ही था। लेकिन उसके बाद ट्यूसडे को उन चारों फ्रेंड्स ने पुलिस को कन्फेस किया कि सैल ने उनसे झूठ बोलने को कहा था और असल में वो 10:30 पे ही रात को मैक्स के घर से निकल गया था। जब एंडी को ढूंढने के लिए सर्च चल रहा था तो पुलिस को जंगल में सैल की लाश मिली थी। उसने स्लीपिंग पिल्स लेकर प्लास्टिक बैग से अपने आप को समाप्त किया था। पुलिस को सैल पे तब और भी ज्यादा डाउट हुआ जब उन्हें सैल के पास एंडी का फोन मिला। देन उसके फिंगरनेल्स के नीचे एंडी के ब्लड के ट्रेसेस मिले। एंडी की अबैंडन्ड कार के ट्रंक पे उसका ब्लड था और कार के डैशबोर्ड पर सैल के फिंगरप्रिंट्स भी थे। सारे सबूत पॉइंट कर रहे थे कि सैल ही एंडी को निपटा के खुद भी गिल्ट में निपट गया। बेसिकली अगेन इट वाज एन ओपन एंड शट केस, जिसके कारण पुलिस कुछ ही टाइम बाद इस केस को क्लोज कर देती है। लेकिन पिप तो अब इस केस पे वापस इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पिप्स बेस्ट फ्रेंड, वेल उसका नाम कारा है एंड पिप और कारा तब क्लोज हुई थी जब कई साल पहले कारा की मॉम को इलनेस डायग्नोज हुई थी और बाद में वो समाप्त भी हो गई। बाय द वे, कारा को लड़कियों में इंटरेस्ट है और वो 2 साल पहले ओपनली अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बताई थी। कारा के फादर इलियट वार्ड,
जिन्हें हम मिस्टर वॉर्ड कहेंगे, वो पिप के हिस्ट्री टीचर हैं और पिप उन्हें ऑलमोस्ट फादर फिगर की तरह देखती है। कारा पिप से पूछती है कि क्या वो अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट के लिए उसकी सिस्टर नायोमी का भी इंटरव्यू लेगी, और इस पे पिप हाँ बोलती है। कारा उससे कहती है कि नायोमी के साथ थोड़ा इजी रहना, क्योंकि 5 साल बाद भी ये सिचुएशन अभी भी उसे अपसेट करता है। कारा ये भी सोचती है कि लोग क्या कहेंगे जब वो पिप को रवि के घर जाते देखेंगे, क्योंकि रवि एंड इन जनरल सिंह फैमिली को पूरी कम्युनिटी हेट करती थी। अब आगे अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट लॉक की एंट्री 3 में पिप एडमिट करती है कि वो थोड़ी बायस्ड है, क्योंकि वो चाहती है कि सैल इनोसेंट हो। आई मीन पिप की फैमिली में भी ब्लैक फादर थे एंड इन जनरल पिप को पता है कि लोग किस तरह रेसिस्ट होते हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में एक इंडियन फैमिली के लिए ज्यादा रेसिज्म होगा, और इसलिए पिप चाहती है कि वो कैसे भी सैल को इनोसेंट साबित कर दे। आगे की लॉग एंट्री में पिप फेयरव्यू मेल के जर्नलिस्ट स्टैनली फोर्ब्स के साथ की गई अपनी इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट भी लिखती है, जो लोकल प्रेस में बिल केस को कवर कर रहा था। अगेन सीरीज के अंदर स्टैनली फोर्ब्स का कैरेक्टर है ही नहीं। इंटरव्यू के दौरान पिप स्टैनली पे अक्यूज करती है कि उसने सैल को क्रिमिनल की तरह प्रेजेंट किया, जबकि उसको कभी कोर्ट में गिल्टी प्रूव नहीं किया गया था। लेकिन स्टैनली बोलता है कि ये ऑब्वियस है कि सैल ने ही क्राइम किया था। स्टैनली ये भी कहता है कि सैल एंडी का बॉयफ्रेंड था और वो भी इंडियन। मतलब स्टैनली के अकॉर्डिंग इंडियंस की लाइफस्टाइल अलग होती है और वो विमेन को बहुत अलग ट्रीट करते हैं। स्टैनली अज्यूम करता है कि शायद एंडी सैल के साथ रहना नहीं चाहती थी और इसलिए सैल ने गुस्से में उसे खत्म कर दिया। पिप यहाँ स्टैनली को उसके रीसेंट आर्टिकल्स की याद दिलाती है, जहां उसने एक मर्डरर जो ऑलरेडी गिल्टी प्लीड कर चुका था उसे लव सिक यंग मैन बोला था। मतलब जो मर्डरर कह चुका है कि हाँ मैंने कत्ल किया है, उसे बस लव सिक यंग मैन कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो कातिल जो था वो व्हाइट पर्सन था। स्टैनली इस बात को स्ट्रांगली डिनाई कर देता है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि वो रेसिस्ट तो है। अब आगे पिप रवि के घर पहुंचती है, जहां रवि पिप को बताता है कि सैल को एंडी के मिसिंग होने के बारे में सैटरडे मॉर्निंग तक पता ही नहीं था और उसी आफ्टरनून पुलिस ने उसे इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया था। रवि फिर एक बात शेयर करता है जो सैल ने उससे कही थी एंड जो वो कभी नहीं भूल पाया। क्या थी वो बात? वेल, सैल ने कहा था कि एंडी जो भी करती थी वो जानबूझकर करती थी और शायद वो किसी को पनिश करने के लिए खुद ही कहीं चली गई हो। किसको पनिश करने के लिए? वेल, शायद एंडी अपने पिता को अपसेट करना चाहती थी, क्योंकि एंडी और उसके पिता जेसन के बीच रिलेशनशिप थोड़े टेंस थे। रवि बताता है कि सैटरडे आफ्टरनून सैल के फ्रेंड्स उससे मिलने आए थे और पिप गेस करती है कि शायद वही टाइम था जब सैल ने उनसे पुलिस को झूठ बोलने को कहा होगा। रवि ने सैल को लास्ट टाइम मंडे को स्कूल में देखा था, जब उसने रूमर्स सुने कि पुलिस सैल के फ्रेंड से बात कर रही है। बाद में उनके फादर ने रवि को सैल का लास्ट टेक्स्ट दिखाया, जिसमें लिखा था इट वाज मी फुल स्टॉप, आई डिड इट फुल स्टॉप, आई एम सो सॉरी फुल स्टॉप। अब मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। वेल, पिप रवि से पूछती है कि क्या उसे कभी लगा कि सैल खुद को समाप्त करने जैसा थॉट्स रख सकता है, लेकिन रवि बिल्कुल मना कर देता है। पिप रवि को बताती है कि वो सैल को पहले से जानती थी। इनफैक्ट मिडिल स्कूल में जब 2 बुलीज पिप को तंग करते थे, तब सैल ने ही पिप को उन बुलीज को हैंडल करना सिखाया था, इसलिए पिप उसे हीरो की तरह देखती है। बाद में पिप एंडी के पिता जेसन बेल के बारे में अपने थॉट्स लिखती है और जब वो प्रेस फुटेज में जेसन को देखती है तो उसे लगता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका थोड़ा अजीब था। इसलिए पिप एक पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट लिस्ट बनाने का डिसाइड करती है, मतलब ऐसे लोग जिन पे पिप को शक है, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जेसन का ही होता है। इसके बाद पिप नायोमी का इंटरव्यू लेने के लिए मिस्टर वॉर्ड के स्टडी रूम में होती है और पिप बताती है कि नायोमी अपनी मॉम की डेथ के बाद से थेरेपी ले रही है और इमोशनली फ्रेजाइल है, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पिप उससे काफी ध्यान से बात करती है। जब पिप नायोमी से पूछती है कि एंडी के मिसिंग होने वाली रात मैक्स के घर सब क्या कर रहे थे, तो नायोमी नर्वस होकर सीट में हिलती है और आंखें चुरा लेती है। पिप मेंशन करती है कि फेसबुक पर उस रात की फोटोज हैं, लेकिन उनमें सैल नहीं दिख रहा, तो नायोमी कहती है कि शायद वो फोटोज लेने से पहले ही चला गया होगा। नायोमी आखिर में एडमिट करती है कि उसे लगा था सैल और एंडी के बीच उस टाइम कुछ आर्गुमेंट चल रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किस बात पे आर्गुमेंट थी, और वो एंडी को काइंड ऑफ नाइट में भी बोल देती है। नायोमी कहती है कि सैल लगभग 10:30 बजे रात पर मैक्स के घर से चला गया था क्योंकि उसका मूड नहीं था। वहीं नायोमी और मिली उस रात मैक्स के घर पे स्पेयर रूम में ही रुक गए थे। नायोमी ये भी बताती है कि उस टाइम पुलिस से झूठ बोलना उन्हें सही लगा, क्योंकि सैल ने कन्विंस किया था कि अगर पुलिस उस पे फोकस करना बंद करेगी तो एंडी को ढूंढने पे ज्यादा ध्यान दे पाएगी। लेकिन ट्यूसडे को ट्रबल से बचने के डर से सबने अपना झूठ पुलिस को कन्फेस कर दिया। नाउ आगे पिप सैल के फ्रेंड मैक्स का इंटरव्यू भी इंक्लूड करती है, जहां मैक्स बताता है कि सैल और एंडी का रिलेशनशिप एक कैलामिटी पार्टी यानी हाउस पार्टी में स्टार्ट हुआ था और एंडी उसकी क्लोज फ्रेंड नहीं थी, बस एक एक्विंटेंस थी। मैक्स ये भी बताता है कि उस रात नायोमी थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई थी जब वो, जेक और मिली वीडियो गेम्स खेल रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे क्या हुआ। पिप अपने नोट्स में सोचती है कि क्या नायोमी उस टाइम सीक्रेटली बाहर निकल गई होगी जब वो सपोजेडली ऊपर थी, और उसे याद आता है कि नायोमी को एंडी पसंद भी नहीं थी, इसलिए पिप ये भी सोचने लगती है कि शायद जेलसी में नायोमी ने ही एंडी को खत्म किया हो। बस फिर क्या था, पिप नायोमी का नाम भी अपने पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट लिस्ट में ऐड कर देती है। एनीवेज, आगे हम रीडर्स पढ़ पाते हैं कि कैसे रवि को हमेशा इस टाउन में बुली ही किया गया है। इनफैक्ट उसके भाई के कातिल साबित हो जाने के बाद टाउन के लोग उसके द्वारा टच किए गए पैसे तक नहीं उठाते। पिप रवि के लिए स्टैंड लेने लग गई थी। इनफैक्ट ये दोनों
दोनों अब मिलकर इस केस पे काम करने लगे थे। पिप रवि को समझाती है कि उसके पास अभी केस के लिए 4 पॉसिबल थियरीज हैं। पहली थियरी ये कि एंडी को किसी तीसरे इंसान ने खत्म किया हो, लेकिन सैल किसी न किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो, जैसे उसने उस इंसान की मदद की होगी और बाद में गिल्ट की वजह से उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। दूसरी थियरी ये है कि एंडी को किसी तीसरे इंसान ने ही खत्म किया है और सैल का उसमें कोई रोल भी नहीं था, और जो सैल ने अपने आप को समाप्त किया वो सिर्फ सिचुएशन के प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से हुआ हो। तीसरी थियरी ये है कि जिस इंसान ने एंडी को खत्म किया उसे पता था कि पुलिस सैल पे डाउट कर रही है, इसलिए उसने सैल को भी खत्म कर दिया ताकि सबको लगे कि वही गिल्टी है। और चौथी थियरी पिप ये सोचती है कि शायद एंडी ने अपनी डिसअपीयरेंस खुद ही प्लान की हो, देन उसने सैल को खत्म कर दिया और उसकी मौत को ऐसे दिखाया हो जैसे उसने अपने आप को समाप्त किया है। सो यस, दीज आर द 4 थियरीज। और ये सुनकर रवि रिवील करता है कि उसके पास सैल का पुराना फोन अब तक है। पिप जल्दी जल्दी फोन चेक करना शुरू करती है। फोन लॉग देखकर पता चलता है कि जिस सैटरडे सैल को एंडी के मिसिंग होने का पता चला था, उस दिन सैल ने एंडी को 112 बार कॉल किया था। रवि बताता है कि पुलिस को लगा था कि सैल ये कॉल्स इसलिए कर रहा था ताकि वो इनोसेंट दिखे। पिप फोन लॉग और टेक्स्ट वगैरह को देखते हुए एक चीज नोटिस करती है जो सैल ने एंडी को उस दिन भेजा था जब वो गायब हुई थी, और ये टेक्स्ट था, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू टिल यू हैव स्टॉप्ड। अगले दिन उसने 2 और मैसेजेस भेजे थे, व्हिच वर एंडी जस्ट कम होम एवरीवन इज वरीड, एंड अगला टेक्स्ट था, प्लीज जस्ट रिंग समवन सो वी नो यू आर सेफ। उसके बाद पिप सैल का लास्ट मैसेज पढ़ती है जो ट्यूसडे मॉर्निंग उसने अपने फादर को भेजा था, एंड द मैसेज वाज, इट वाज मी फुल स्टॉप, आई डिड इट फुल स्टॉप, आई एम सॉरी फुल स्टॉप। पिप और रवि को लगता है कि ये पर्टिकुलर मैसेज बाकी मैसेजेस से अलग लग रही है क्योंकि इसमें पंक्चुएशन यूज हुआ है। रवि बताता है कि सैल कभी पंक्चुएशन या कैपिटल लेटर्स यूज ही नहीं करता था टेक्स्ट करते वक्त, लेकिन इस लास्ट मैसेज में 3 पीरियड्स और एक अपॉस्ट्रोफी है, इसलिए दोनों को डाउट होता है कि शायद ये मैसेज किसी और ने सैल के फोन से भेजा है। रवि फोन में एक और क्लू दिखाता है, एंडी के गायब होने से 2 दिन पहले लिखा एक नोट जिसमें 009 KKJ लिखा था। दोनों को लगता है कि ये शायद किसी गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर हो सकता है। पिप डिसाइड करती है कि उसे एंडी की लाइफ को और डिटेल में समझना होगा और देखना होगा कि किसी और के पास उसे खत्म करने का कोई रीजन था या नहीं। खैर, आगे जब पिप एंडी की फ्रेंड एमा हटन का इंटरव्यू लेती है तो एमा बताती है कि एंडी के गायब होने से पहले के कुछ दिनों में उसने एंडी और सैल को आर्ग्यू करते देखा था और सैल काफी गुस्से में लग रहा था। एमा ये भी बताती है कि जिस फ्राइडे रात एंडी गायब हुई थी उस रात उसे घर पर रहना था अपनी छोटी सिस्टर बेका का ध्यान रखने के लिए, वही बेका जो कुछ हफ्तों पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। एमा कहती है कि एंडी के फ्रेंड बनना आसान नहीं था क्योंकि कभी वो किसी को बहुत स्पेशल फील करवाती थी और कभी उसी इंसान के इनसिक्योरिटीज को यूज करके उसे हर्ट करती थी। खैर, आगे पिप अपनी लॉग एंट्री में क्लोई बर्च का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करती है। जब पिप क्लोई से पूछती है कि क्या एंडी और सैल एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में थे तो क्लोई थोड़ा हेजिटेट करके कहती है, हाँ ऑब्वियसली। क्लोई ये भी बताती है कि एंडी को सीक्रेट्स रखना पसंद था और उसके पास हमेशा काफी पैसे रहते थे, लेकिन उसे नहीं पता कि वो पैसे आते कहां से थे। जब पिप एंडी और उसके फादर जेसन के बीच के टेंशन की बात उठाती है तो क्लोई कहती है कि ये इररिलेवेंट है और इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाता है। पिप अपने नोट्स को देख के सोचती है कि शायद एंडी सैल के पीछे किसी और लड़के से मिल रही थी। ऐसे में पिप एक नया सिम कार्ड यूज करके एमा को क्लोई बन के मैसेज करती है एंड मैसेज से कुछ बातें निकाल लेती है। तो इस मैसेज से एक बात कंफर्म होता है कि एंडी एक सीक्रेट ओल्डर गाय से मिल रही थी जिसे वो अगर वो चाहती तो एक्सपोज करके बर्बाद कर सकती थी, और एंडी को यह भी पता था कि उसके फादर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। पिप सोचती है कि शायद जेसन एंडी को चुप रहने के लिए पैसे दे रहा हो या फिर वो सीक्रेट ओल्डर मैन जो एंडी से मिल रहा था वो शादीशुदा हो और वही पैसे का सोर्स हो। ऐसे में पिप अपनी पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट लिस्ट में सीक्रेट ओल्डर गाय का नाम भी ऐड कर देती है। अब ये सीक्रेट ओल्डर गाय कौन है ये तो फिलहाल नहीं पता। नाउ कहानी में आगे कारा का बर्थडे आता है जहां वो कैंपिंग करने जाती है और कैंप पे उसके साथ पिप, उसकी दोस्त लॉरेन, देन एंट लोवे, जैक चिन और कॉनर रेनल्ड्स भी ज्वाइन करते हैं। रात को सब लोग स्केरी स्टोरी सुनाने लगते हैं जहां ये भी डिस्कस होता है कि कैसे पिप 5 साल पुराने एंडी बेल वाले केस में बिल्कुल घुस चुकी है। इसी बीच पिप को पेड़ों के बीच एक व्हाइट लाइट फ्लैश होती दिखती है जैसे किसी फोन स्क्रीन की रोशनी हो और उसे लगता है कि कोई दूर से उन्हें देख रहा है। कॉनर तुरंत उस डायरेक्शन में भाग पड़ता है और पिप भी उसके पीछे जंगल में दौड़ती है। थोड़ी देर बाद पिप को एंट और कॉनर मिलते हैं जहां कॉनर कहता है कि वो इस इंसान को खो चुका है, मतलब वो इंसान भाग गया। जैक भी आ जाता है और तभी सबको कैंप साइट की तरफ से लॉरेन और कारा की चीख सुनाई देती है। सब वापस दौड़ते हैं और देखते हैं कि दोनों लड़कियां अकेली छोड़ दिए जाने के कारण डर गई थी। जो भी हो, सब वापस कैंप में सोने जाते हैं और जब पिप अपने स्लीपिंग बैग में घुसती है तो उसके पैर के पास पेपर की आवाज आती है। वो पेपर निकालती है तो उस पर लिखा होता है स्टॉप डिगिंग पिपा। पिप गुस्से में लड़कों से पूछती है कि क्या ये कोई मजाक है, लेकिन सब मना कर देते हैं और पिप को उन पर डाउट रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सीरीज के अंदर पिप को ये नोट तकिए के नीचे मिला था और पिप इसके बारे में किसी को नहीं बताती। आगे पिप सोने की कोशिश करती है पर नोट की वर्ड्स उसके दिमाग में घूमते रहते हैं।
अगले दिन पिप और कारा वार्ड फैमिली के किचन में बैठकर कॉलेज एडमिशंस की बात कर रहे होते हैं और पिप बताती है कि वो अर्ली एडमिशन से कोलंबिया जाना चाहती है, लेकिन उसका दिमाग कैंपिंग वाले नोट पर ही अटका हुआ है। पिप सोचती है कि उसकी पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट लिस्ट में सिर्फ नायोमी ही एक ऐसी है जिसे एग्जैक्टली पता था कि वो लोग कहाँ कैंपिंग कर रहे थे। पिप यूजुअली कारा से लैपटॉप यूज करने को कहती है और प्रिंटर सेटिंग्स में जाकर कीप प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन को ऑन कर देती है ताकि अब वार्ड हाउस के प्रिंटर से जो कुछ भी प्रिंट किया जाएगा उसको ट्रैक किया जा सके। अगर फ्यूचर में कोई और थ्रेटनिंग नोट आता है तो वो चेक कर सकती है कि क्या ये नोट इसी घर के अंदर प्रिंट हुआ है। एनीवेज, अपनी लॉग एंट्री में पिप एमा हटन का सेकंड इंटरव्यू रिकॉर्ड करती है जहां वो एमा को बताती है कि एंडी सीक्रेटली एक ओल्डर मैन को डेट कर रही थी जब वो सैल के साथ थी, और एमा इस बात को कंफर्म करती है लेकिन कहती है कि उसे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। पिप एमा से पूछती है कि क्या एंडी का नायोमी से कोई इशू था, तो एमा कहती है नहीं, लेकिन एंडी को नायोमी के फादर मिस्टर वॉर्ड बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो उन्हें कहती थी। नाउ दिस डिटेल वाज कंफ्यूजिंग क्योंकि जब पिप यूं ही मिस्टर वॉर्ड से एक बार एंडी और सैल वाली केस के बारे में बात करी थी तो मिस्टर वॉर्ड बोले थे कि वो सैल को अच्छे से जानते थे लेकिन एंडी को वो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो अगर मिस्टर वॉर्ड एंडी को नहीं जानते थे तो फिर एंडी उन्हें इतना हेट क्यों कर रही है? ऐसे में पिप सोचती है कि क्या मिस्टर वॉर्ड ही एंडी का सीक्रेट ओल्ड मैन हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एंडी उन्हें एक्सपोज करके उनकी लाइफ खराब कर सकती थी क्योंकि वो उसके टीचर थे। पिप को लगता है कि शायद मिस्टर वॉर्ड का एंडी के खत्म होने से डायरेक्ट रिलेशन ना हो, फिर भी वो इलियट वॉर्ड का नाम भी पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट लिस्ट में ऐड कर देती है। नाउ पिप क्लास के बाद मिस्टर वॉर्ड से इस बारे में बात करती है और थोड़ी नर्वस होकर अपने क्वेश्चंस पूछती है। पिप एमा वाली बात बताती है तो मिस्टर वॉर्ड रिलेक्टेंटली एक्सप्लेन करते हैं कि नायोमी से उन्हें पता चला था कि एंडी अपनी क्लास की एक लड़की को बुली कर रही थी। उनके अकॉर्डिंग एंडी ने उस लड़की का एक गलत तरह का वीडियो ऑनलाइन डाल दिया था और जब मिस्टर वॉर्ड को पता चला तो उन्हें लगा कि एंडी अब लीगल ट्रबल में पड़ सकती है। वो नहीं चाहते थे कि एंडी स्कूल से एक्सपेल हो जाए और उसका फ्यूचर खराब हो, इसीलिए प्रिंसिपल को बताने के बजाय उन्होंने एंडी के फादर जेसन बेल को यह बताया और कहा कि वो अपनी बेटी से बात करे वरना उनकी बेटी एक्सपेल तक हो सकती है। बाद में जेसन बेल ने गलती से एंडी को बता दिया कि ये सब मिस्टर वॉर्ड ने ही उन्हें बताया है और इसी वजह से एंडी मिस्टर वॉर्ड से नफरत करने लग गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर वॉर्ड ही एंडी की सारी हरकत उसके पिता को बताए थे। खैर आगे पिप नायोमी का सेकंड इंटरव्यू रिकॉर्ड करती है जहां पिप उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे एंडी बुली करती थी। नायोमी बताती है कि उसका नाम नैटली यानी नैट द सिल्वा था। सीरीज में दोस्तों नैट को ही एंडी की सेकंड फ्रेंड बताया गया है, मतलब क्लोई और नैट के कैरेक्टर को एक कर दिया गया है, लेकिन बुक के अंदर नैट उसकी दोस्त नहीं थी, रादर एक ऐसी लड़की थी जिसको एंडी बुली की थी। एनीवेज, नायोमी कहती है कि नैट एंडी के लिए थ्रेट बन गई थी क्योंकि वो भी काफी प्रिटी थी। एंडी ने नैट के बारे में रूमर्स फैलाने शुरू किए और उसे एम्बैरस करने के तरीके ढूंढने लगी। नायोमी बताती है कि एंडी ने क्लास के एक ऐसे लड़के का फोन यूज किया जिसके ऊपर नैट का क्रश था। देन वो उस लड़के के फोन से नैट को फ्लर्टी मैसेजेस भेजने लगी। फिर एंडी ने उसी लड़के के फोन से नैट को कन्विंस किया कि वो अपना बिना कपड़े के वीडियोस भेजे और जब नैट ये वीडियो भेजी तो एंडी इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करके पूरे स्कूल में सर्कुलेट कर दी थी। नायोमी बताती है कि फॉल सेमेस्टर के अंदर एंडी और नैट दोनों प्ले द क्रूसिबल के ऑडिशन में गए थे और नैट को ये रोल मिल गया था और इससे एंडी बहुत गुस्से में आ गई थी। एंडी ने नैट को थ्रेटन किया कि अगर वो प्ले से बैकआउट नहीं हुई तो वो सबको बता देगी कि नैट का जो ओल्डर ब्रदर डैनियल है, जो कि नैट से 5 साल बड़ा था और स्कूल में जैनिटर का काम करता था, उसके साथ रिलेशनशिप में था। मतलब यहाँ टीनेज लड़की के साथ एक बड़े इंसान का रिलेशनशिप, वो वाला एंगल आ गया। इस घटना के बाद ही नैट ने स्कूल को छोड़ दिया था। नायोमी कहती है कि शायद बाद में नैट को असॉल्ट के केस में अरेस्ट भी किया गया और कुछ टाइम वो जेल में भी रही। ये सब सुनने के बाद पिप फिर नायोमी से नैट का फोन नंबर मांग लेती है। बाय द वे, सीरीज के अंदर डैनियल खुद ही पिप को ये इन्फॉर्मेशन बताया था, जबकि यहाँ नायोमी ये इन्फॉर्मेशन पिप को दी है। जो भी हो, आगे पिप रवि को कन्विंस करती है कि वो उसके साथ नैट द सिल्वा से मिलने चले। नैट के घर पहुंचकर पिप नोटिस करती है कि नैट के एंकल पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। जब पिप अपना इंट्रोडक्शन देती है और विजिट का रीजन बताती है तो नैट डिफेंसिव हो जाती है और कहती है कि एंडी ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। लेकिन जब वो रवि को देखती है तो उसका मूड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वो कहती है कि सैल हमेशा उसके साथ अच्छा था और रवि से कहती है कि उसे अफसोस है कि उसका भाई खत्म हो गया। नैट एडमिट करती है कि एंडी ने जो उसके साथ किया था उसके बाद नैट चाहती थी कि एंडी को वो अपने हाथों से खत्म करे। इनफैक्ट नैट ये तक कन्फेस करती है कि वो एंडी के लॉकर में एक थ्रेटनिंग नोट भी रखी थी। लेकिन जब पिप उसे सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करती है तो नैट हंस पड़ती है और कहती है कि जिस रात एंडी गायब हुई थी वो अपने फैमिली के साथ घर पर थी। पिप उसके भाई डैनियल के बारे में पूछती है तो नैट बताती है कि डैनियल अब पुलिस ऑफिसर है और उस रात वो अपने कॉप फ्रेंड्स के साथ था। वहां से निकलने के बाद रवि पिप को बताता है कि डैनियल बेल केस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व था और उसने रवि को बोला था कि सैल को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश बंद करो क्योंकि वो पक्का गिल्टी है। ये सुन के पिप सोचने लगती है कि क्या डैनियल ही एंडी का सीक्रेट ओल्डर गाय हो सकता है और ये भी समझती है कि नैट के पास भी एंडी को खत्म करने का रीजन था। वैसे में पिप इन्वेस्टिगेट करने लगती है कि क्या डैनियल ने अपनी इन्वॉल्वमेंट छिपाने के लिए इन्वेस्टिगेशन में छेड़छाड़ की होगी और वो नैट और डैनियल दोनों का नाम अपनी पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट लिस्ट में ऐड कर देती है। पिप कनेक्टिकट स्टेट पुलिस को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजकर बेल इन्वेस्टिगेशन की फाइल्स मंगवाती है और उसे
उसे सैल का पुलिस इंटरव्यू देखने का एक्सेस मिल जाता है। इंटरव्यू में पुलिस बताती है कि किसी विटनेस ने सैल और एंडी को उसके गायब होने से पहले आर्ग्यू करते देखा था, लेकिन सैल आर्ग्यूमेंट का रीजन बताने से मना कर देता है और कहता है कि ये प्राइवेट है। वो ये भी कहता है कि शायद एंडी बस कुछ टाइम के लिए दुनिया से दूर रहना चाहती थी। पिप खुद से एडमिट करती है कि इस इंटरव्यू में जो इन्फॉर्मेशन था वो सैल के फेवर में तो नहीं लग रहा था, और वो सोचती है कि अगर सच में सैल ने एंडी को खत्म किया होगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसे कैंपिंग वाला नोट याद आता है जिसमें किसी ने उससे सच ढूंढना बंद करने को कहा था, यानी कि कोई और कातिल है जो चाहता है कि पिप इस केस में ज्यादा अंदर ना जाए। खैर, एक दिन पिप लोकल कैफे में एंडी की छोटी बहन बेका को देख लेती है और उससे बात करने जाती है। बेका कहती है कि उसे पता है कि पिप का कैपस्टोन प्रोजेक्ट एंडी के बारे में है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड स्टैनली फोर्ब्स ने उसे ये बात बताया है। जब पिप पूछती है कि क्या एंडी और उसके फादर जेसन के बीच कोई टेंशन थी, तो बेका तुरंत बात खत्म कर देती है। पिप बाद में अपने नोट्स में लिखती है कि फेसबुक देखते हुए उसे बेका की फ्रेंड जेस वॉकर का पता चला है जिसे वो इंटरव्यू कर सकती है। तो पिप के अगले लॉग एंट्री में जेस वॉकर के इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट होता है, जहां जेस कहती है कि बेल फैमिली थोड़ी अनयूजुअल थी, खास करके जेसन की वजह से। जेस कहती है कि जेसन अक्सर छोटी छोटी कमेंट्स करता था, उनके लुक्स पर, उनके बातों पे छेड़ता था, मतलब कैसे चलना है, कैसे रहना है, स्पेसिफिकली ऐसी बातें जिसको लेके लड़की ऑलरेडी इनसिक्योर थी। एंडी और बेका ने इस क्रिटिसिज्म को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया। एंडी अपने लुक्स और लोग क्या सोचते हैं उस पर बहुत फोकस करने लगी, जबकि बेका अपने फ्लॉज पर ऑब्सेस करने लग गई और मील स्किप करने लग गई। जेस बताती है कि एक बार वो और बेका कैलेमिटी पार्टी में गए थे और रात के बीच बेका गायब हो गई थी। अगली सुबह बेका ने जेस से कहा था कि वो उसके साथ मॉर्निंग आफ्टर पिल लेने चले, लेकिन वो इतनी एम्बैरेस थी कि उसने नहीं बताया कि वो किसके साथ थी। आफ्टर पिल यानी कि वो दवा जिससे बच्चा ना हो। पिप को ये पता चलता है कि जिस रात एंडी गायब हुई थी उस रात जेसन डिनर पार्टी से बीच में ही निकल गया था, क्योंकि उसके ऑफिस का अलार्म बज गया था। जेस ये भी बताती है कि उसने कैलेमिटी पार्टी में एंडी को एक लड़के के साथ बहुत क्लोज बात करते देखा था, और वो लड़का था मैक्स हेस्टिंग्स। ऐसे में पिप सोचती है कि जेसन उस रात डिनर पार्टी छोड़कर गया था, इसलिए थियोरेटिकली वो एंडी के खत्म होने में इन्वॉल्व हो सकता है। साथ ही पिप को मैक्स की पहले वाली बात याद आती है कि वो और एंडी बस एक्वेंटेंसेस थे, और अब पिप को उस पर डाउट होने लगता है। इन्वेस्टिगेशन में पिप को पता चलता है कि मैक्स का एक सीक्रेट फेसबुक अकाउंट है जिसका नाम है नैन्सी टैंगो टिट्स, लेकिन वो प्राइवेट है, इसलिए पिप उसमें कुछ देख नहीं पाती। अब सीरीज के अंदर पिप को ये अकाउंट नायोमी बताती है और अकाउंट प्राइवेट नहीं था। जो भी हो, पिप मैक्स हेस्टिंग्स का नाम भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लिस्ट में ऐड कर देती है। पिप फिर मैक्स के घर जाकर उससे मिलती है और पूछती है कि वो एंडी को कितना अच्छे से जानता था। मैक्स सीरियस हो जाता है और पिप को अपने रूम में ले जाता है। पिप सीधा पूछती है कि क्या वो सैल के पीछे एंडी के साथ इन्वॉल्व था, लेकिन मैक्स मना करता है। हालांकि उसकी नजर बार बार एक नोटिस बोर्ड की तरफ जा रही होती है जहां पेपर्स लगे होते हैं। पिप तुरंत नोटिस बोर्ड पे झपट पड़ती है और पेपर्स देखने लगती है, जहां उसे एंडी की एक फोटो मिलती है जिसमें वो मिरर में सिर्फ ब्लैक अंडरवियर में सेल्फी ले रही होती है। मैक्स कहता है कि उसे ये फोटो क्लासरूम के पीछे छुपी हुई मिली थी। वो ये भी एडमिट करता है कि कैलेमिटी पार्टीज में वो एंडी से ड्रग्स खरीदता था। जब पिप पूछती है तो मैक्स बताता है कि एंडी टाउन के किसी डीलर के साथ काम कर रही थी, लेकिन वो उस आदमी से कभी मिला नहीं है। पिप समझ जाती है कि इसी वजह से एंडी के पास इतना कैश होता था, क्योंकि वो ड्रग्स डील कर रही थी। पिप के सवालों से तंग आकर मैक्स फोटो पिप के हाथ से छीनकर फाड़ देता है, जबकि सीरीज के अंदर पिप इस फोटो की भी फोटो अपने फोन में ले ली थी। अब बाद में पिप कैफेटेरिया में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और कैजुअली एंट से उसके फ्रेंड जॉर्ज के बारे में पूछती है, जो कैलेमिटी पार्टी वाले ग्रुप में होता है। जब पिप पूछती है कि क्या जॉर्ज उन्हें किसी पार्टी में इनवाइट करवा सकता है, तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पिप का ये इंटरेस्ट नहीं था। पिप ऐसी पार्टीज में जाती नहीं थी, बट पिप बोल देती है योलो, यानी यू ओनली लिव वंस, तो मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, और ये बात सब लोग मान भी जाते हैं। फिर पिप रवि के घर जाकर उसे बताती है कि वो कैलेमिटी पार्टी में अंडरकवर जाने वाली है, ताकि पता लगा सके कि वो लोकल ड्रग डीलर कौन है जिसके साथ एंडी का कनेक्शन था। अब दोस्तों, सीरीज के अंदर कैलेमिटी पार्टी वाला सीन खतरनाक था। आई मीन, पिप को एक बंदे के फोन से पार्टी का लोकेशन निकालना पड़ता है, विच वाज लाइक अ सीक्रेट कोड। इस कोड को ये लोग एक पजल जैसा क्रैक करते हैं, बट बुक में इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, इजीली इनको एक्सेस मिलता है। साथ ही सीरीज के अंदर पार्टी सिर्फ एक छोटी हाउस पार्टी जैसी नहीं थी, रादर एक बहुत बड़ी पार्टी लग रही थी जहां ड्रग्स, सेक्स, ये सब चल रहा था। बुक में भी ऐसा था, बट काफी छोटे स्केल पे ये पार्टी थी। बट एंड पॉइंट दोनों जगह यही है कि पिप और उसके फ्रेंड्स कैलेमिटी पार्टी में एंटर करते हैं और पिप तुरंत अपना काम शुरू कर देती है। वो भीड़ में अपने फ्रेंड से अलग होकर आसपास क्लूज ढूंढने लगती है। उसे अपनी क्लास का एक लड़का सिगरेट का पैक लेकर बैक डोर की तरफ जाता हुआ दिखता है और पिप को लगता है कि यहीं से शुरू करना सही रहेगा। बाहर जाकर वो स्टीफन नामक इस लड़के से कैजुअली ड्रग्स वगैरह मांगती है। देन स्टीफन स्मोक जलाता है और पिप बस प्रिटेंड करती है कि वो भी स्मोक करना चाहती है। एक मोमेंट के लिए पिप सोचती भी है कि शायद वो अपने असाइनमेंट के चक्कर में बहुत आगे चली गई है, लेकिन फिर उसे सैल और रवि के लिए सच ढूंढने का मिशन याद आता है। पिप स्टीफन से पूछती है कि वो ड्रग्स किससे खरीदता है, तो स्टीफन बताता है कि एक आदमी है हावी, जिससे वो स्टेशन के पार्किंग लॉट में एंड पर मिलता है। पिप उसका नंबर मांगती है, लेकिन स्टीफन मना कर देता है। जब स्टीफन पिप का नंबर मांगता है तो पिप उसका फोन ले लेती है और प्रिटेंड करती है कि गलती से स्मोक लॉन में गिर गया। जब स्टीफन उसे उठाने जाता है तो पिप जल्दी से फोन में हावी का कॉन्टैक्ट ढूंढकर उसकी फोटो अपने फोन से ले लेती है। तभी स्टीफन पिप को पकड़कर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन पिप उसे जोर से धक्का दे देती है और वो गिर जाता है। स्टीफन उसका पीछा
पीछा करता है और पिप भागकर घर के अंदर आकर बैक डोर लॉक कर लेती है। यहाँ अगेन सीरीज में डिफरेंसेस है, जहाँ पिप एक्चुअली में ड्रग डीलर हावी से इसी कैलामिटी पार्टी में ही मिल जाती है, जहाँ वो पिप को काफी डरा भी देता है। इससे पिप डर जाती है। और जहाँ तक बात है स्टीफन की, तो स्टीफन जब पिप पे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो एक दूसरी बंदी आके उसे रोकती है। सो हाँ, सीरीज के अंदर पिप ऑलरेडी हावी से मिल चुकी है, लेकिन बुक के अंदर पिप हावी से आगे जाके मिलेगी, जो कि मैं अब आपको बताऊंगा। तो हाँ, पिप स्टेशन पार्किंग लॉट के एंड पर 4 घंटे तक वेट करती रहती है, लेकिन कोई नहीं आता। इस दौरान पिप रियलाइज करती है कि अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए वो कितना ज्यादा झूठ बोल रही है, और वो कहती है कि झूठ बोलना धीरे धीरे आसान होता जा रहा है। वो हावी बावर्स का नाम भी अपनी पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट लिस्ट में ऐड कर देती है। बाद में पिप अपनी कार में स्टेशन पार्किंग लॉट में वेट कर रही होती है, जब एक आदमी हुड पहनकर आता है। पिप छुपकर हावी का नंबर डायल करती है, और जब वो आदमी कॉल उठाता है तो पिप कंफर्म कर लेती है कि यही बंदा हावी है। पिप देखती है कि एक लंबा आदमी बीच कोट में हावी के पास आता है, और वो स्टैनली फॉर्ब्स होता है। स्टैनली गुस्से में एक मोटा एनवेलप हावी को देता है और कहता है कि ये लास्ट टाइम है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर स्टैनली चला जाता है। पिप फिर देखती है कि एक छोटा लड़का हावी के पैसे देता है और हावी उसे एक पेपर बैग देता है, एंड देन पिप इस एक्सचेंज की फोटोज ले लेती है। बाद में हावी पार्किंग लॉट से निकलकर मॉनरॉय स्ट्रीट जाता है, जहां एंडी की कार मिलने के बाद छोड़ी हुई थी। पिप उसे फॉलो करती है और देखती है कि वो एक छोटे बंगलो में घुस जाता है। पिप तुरंत रवि को फोन करके मॉनरॉय स्ट्रीट आने को बोलती है, और रवि आकर पिप से सब डिटेल सुनता है, और दोनों नोटिस करते हैं कि हावी की कार का लाइसेंस प्लेट था 009 KKJ। जी हाँ, वही नंबर जो सैल के फोन में नोट लिखा हुआ था। पिप एक्सप्लेन करती है कि शायद सैल को पता चल गया था कि एंडी ड्रग्स बेच रही थी, और इसी वजह से उसके और एंडी के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, और शायद इसीलिए सैल ने पुलिस को उन आर्ग्यूमेंट्स का रीजन नहीं बताया था, ताकि एंडी लीगल ट्रबल में ना पड़े। पिप और रवि हावी के घर डोर नॉक करते हैं, और जब हावी डोर खोलता है तो पिप उसे ड्रग डील करते हुए फोटोज दिखाकर कहती है कि अगर वो कुछ क्वेश्चंस का जवाब ना देगा तो वो पुलिस को ये सारी फोटोज दे देगी। हावी मजबूरी में मान जाता है और बताता है कि एंडी खुद उसके पास आई थी क्योंकि उसे पैसे कमाने थे। कुछ महीने पहले उसने एंडी को एक बर्नर फोन दिया था और कहा था कि डील करते वक्त कोड्स यूज करे। हावी कहता है कि एंडी ने वो फोन अपने वार्डरोब के फ्लोर बोर्ड के नीचे छिपा रखा था, और वो कैलामिटी पार्टीज में रोफिनॉल यानी रूफीज भी बेच रही थी। एक तरह का ये ड्रग है। बाद में हावी पिप से डिमांड करता है कि वो उसकी फोटोज डिलीट करे, और पिप ऐसा कर देती है। घर से निकलने के बाद पिप सोचती है कि शायद मैक्स हेस्टिंग्स ही रूफीज खरीद रहा था। खैर, आगे पिप सोचती है कि उसे एक्चुअली अपनी कॉलेज एप्लीकेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अर्ली डिसीजन की डेडलाइन 1 महीने से भी कम दूर है। अपने नोट्स में पिप हावी बावर्स और मैक्स हेस्टिंग्स दोनों पर डाउट करती है, क्योंकि हावी के पास उस रात का एलिबाई नहीं है, और मैक्स भी कुछ टाइम के लिए उस रात अकेला था। अब पिप का अगला गोल है एंडी का सेकंड बर्नर फोन ढूंढना, लेकिन तभी कुछ शॉकिंग होता है। उस रात जब पिप अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है, तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, और मैसेज में क्या लिखा था? वेल, यहाँ लिखा था यू स्टूपिड, लीव दिस अलोन व्हाइल यू स्टिल कैन। वो पैनिक को छुपाने की कोशिश करती है और जल्दी से टेबल से उठकर बाहर चली जाती है। इस घटना के बाद पिप को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे कैंपिंग की रात भी थ्रेट्स मिले थे, और अब अननोन नंबर से फोन पे थ्रेट मिल रहा है। बट इट वाज क्लियर कि किलर को मालूम पड़ गया है कि पिप सच के करीब पहुंच रही है, विच मीन्स कि वाकई सैल एंडी को गायब नहीं किया था। बाद में पिप रवि से मिलती है, और दोनों बेल हाउस जाकर एंडी का सेकंड बर्नर फोन ढूंढने का प्लान बनाते हैं। रवि एक मोमेंट के लिए रुक कर कहता है कि अगर एक ऐसे लड़के को, जिसके भाई को सब मर्डरर समझते हैं, वो लड़का यानी रवि बेल हाउस में घुसते हुए पकड़ा गया तो लोग क्या सोचेंगे। एंड ऐसे भी सोच के देखो कि रवि एक ब्राउन लड़का है जो कि व्हाइट फैमिली के घर में घुसते हुए अगर पकड़ा जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पिप को रियलाइज होता है कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था, और वो कहती है कि वो अकेले ही अंदर जाएगी, लेकिन रवि इंसिस्ट करता है कि अगर सैल का नाम साफ करना है तो वो भी साथ होगा ना। घर के पोर्च पर लटके विंड चाइम्स के अंदर उन्हें घर की एक स्पेयर की मिल जाती है, जबकि सीरीज में की एक गमले के नीचे मिलती है। ऑल्सो सीरीज के अंदर रवि बाहर निगरानी देता है, और पिप अकेले ही अंदर गई थी। जो भी है, पिप ग्लव्स निकालकर दोनों को देती है, और वो क्वाइटली डोर अनलॉक करके अंदर घुस जाते हैं। दोनों सीधा एंडी के रूम में जाते हैं, और वार्डरोब में रवि लूज फ्लोरबोर्ड ढूंढ लेता है, लेकिन नीचे कुछ मिलता नहीं। शायद किसी ने एंडी के गायब होने के बाद फोन निकाल लिया हो। पिप एंडी के डेस्क पर पड़े उसके स्कूल प्लानर को देखने लगती है, और पेजेस में अजीब लेटर्स और टाइम्स लिखे हुए नोटिस करती है। पिप को हावी की बात याद आती है कि कैसे एंडी कोड्स वगैरह यूज करती थी, तो ऐसे में पिप फरवरी से अप्रैल 2014 तक की सारी पेजेस की फोटोज ले लेती है। तभी फ्रंट डोर जोर से बंद होने की आवाज आती है, और दोनों जल्दी वार्डरोब में छुप जाते हैं। पिप किसी को रूम में आते और फैमिली कैट से बात करते सुनती है, और समझ जाती है कि वो बेका है। थोड़ी देर बाद बेका कैट को बाहर ले जाती है, और फिर डोर बंद होने की आवाज आती है। तब पिप और रवि फाइनली बाहर निकलते हैं। यहाँ सीरीज में चीजें थोड़ी डिफरेंट थी, जहाँ पिप को एंडी के रूम में रखे टेडीज के अंदर ड्रग्स वगैरह मिलते हैं, और हाँ, जो कोड वर्ड्स यहाँ मिले हैं वो भी मिलते हैं। इनफैक्ट रवि बाद में पिप को वार्न करने अंदर आया था, क्योंकि बेका घर में आ गई थी। सीरीज के अंदर पिप और रवि घर से भागते हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस डैनियल
ईमेल भी आ गया था। कमिंग बैक टू बुक, पिप प्लानर की फोटोज एनालाइज करती है और कोड्स को समझने की कोशिश करती है। एक एंट्री था IV@8, ये एंट्री उसे कंफ्यूज करती है। वहाँ एक फोन नंबर भी था जिसे क्रॉस कर दिया गया था और उसका एरिया कोड 475 था। पिप पॉसिबल नंबर कॉम्बिनेशन ट्राई करके कॉल करती है, लेकिन सारे कनेक्शंस डिस्कनेक्टेड थे। रवि पिप को IV का मीनिंग हो सकने वाली जगहों की लिस्ट भेजता है और पिप जब उन प्लेसेस के वेबसाइट्स चेक करती है तो यहाँ एक होटल का नाम आता है, मतलब एक IV हाउस इन करके था, जिसके फोटोज में जो बाथरूम पे टाइल्स लगी थी वो एग्जैक्ट वही सिमिलर टाइल्स थी जो कि हमने एंडी के अंडरवियर वाली सेल्फी के अंदर देखा था। ऐसे में तुरंत पिप और रवि IV हाउस इन पहुंचते हैं, जहां एक एल्डरली वुमन उन्हें बताती है कि 5 साल पुराने रिकॉर्ड्स को कब का फेंक दिया गया होगा। पिप एंडी की फोटो दिखाती है और वुमन कहती है कि वो एंडी को जानती है और वो यहाँ रही है, लेकिन कहती है कि 5 साल पहले नहीं बल्कि कुछ हफ्ते पहले ही। तभी इस लेडी का ग्रैंड सन हेनरी हिल रूम में आता है और बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर को अल्जाइमर्स है और वो डेट्स को मिक्स कर देती हैं, तो शायद उन्हें एंडी 5 साल पहले से ही याद हो। सीरीज में अगेन ये डिफरेंट होता है, मतलब सीरीज के अंदर IV हाउस का मैनेजर इन्हें अंदर नहीं जाने देता और ऐसे में रवि स्मोक अलार्म बजाता है और पिप 5 साल पहले वाली रिकॉर्ड बुक को चोरी कर लेती है। सीरीज में यहीं से पिप को एक फोन नंबर मिलता है जो कि एंडी के एंट्री के साथ लिखा गया था, जबकि बुक में नंबर नोट्स में मिला था। ऑल्सो सीरीज में एक साइड प्लॉट भी चलती है जहां पिप को इस रिकॉर्ड में अपने स्टेप डैड की भी एक रिकॉर्ड मिलती है, जिससे पिप को लगता है कि 5 साल पहले उसके पिता उसकी माँ पे चीट किए थे, क्योंकि उस टाइम पे स्टेप डैड बोले थे कि वो अपने फैमिली को विजिट करने जा रहे हैं, जबकि यहाँ तो वो होटल में आए थे। बाद में पिप को पता लगता है कि एक्चुअली में उसके स्टेप डैड चीट नहीं किए थे, रादर वो फैमिली और वर्क प्रेशर से परेशान होकर होटल जाके एक ब्रेक लिए थे, और इस बारे में पिप की माँ को भी पता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको कहानी के साथ ही सीरीज और बुक की डिफरेंसेस भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों पर्सपेक्टिव मिल सके। इन केस अगर आप इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सीरीज वाली पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली इग्नोर करके आगे बढ़िए। खैर, कमिंग बैक टू बुक, पिप और रवि डिस्कस करते हैं कि शायद एंडी सीक्रेट ओल्डर मैन से मिलने के लिए इन जाती थी ताकि किसी को पता ना चले, और ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि वो सीक्रेट ओल्डर मैन मैरिड होगा। खैर, यहाँ से ये दोनों पिप की कार में बैठने वाले होते हैं, तभी वो देखते हैं कि हावी बावर्स और मैक्स हेस्टिंग्स बहुत गुस्से में आर्ग्यू कर रहे हैं, और पिप को रियलाइज होता है कि मैक्स ने झूठ बोला था जब उसने कहा था कि वो एंडी के डीलर को नहीं जानता। अब देखा जाए तो यहाँ मैक्स के अगेंस्ट काफी एविडेंस जमा हो रहे थे और शायद मैक्स और हावी मिलकर एंडी को खत्म करने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पिप डिसाइड करती है कि वो लोगों से पूछेगी कि क्या कैलेमिटी पार्टीज में किसी लड़की के ड्रिंक्स को स्पाइक किया गया था, क्योंकि ये उस रात के इवेंट से रिलेटेड हो सकता है। बस फिर क्या था, पिप रूफीज नामक ड्रग्स के यूज पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और एम्मा हटन कंफर्म करती है कि उसे याद है कि कुछ लड़कियां कह रही थी कि उनके ड्रिंक्स में कुछ तो मिलाया गया था। पिप उन लोगों को भी ईमेल करती है जो नायोमी के साथ फोटोज में टैग थी, और यहाँ लॉरा हैंड्स बताती है कि उसकी फ्रेंड नैट डिसिल्वा को भी अर्ली 2014 में एक कैलेमिटी पार्टी में लगा था कि उसका ड्रिंक स्पाइक हुआ है। पिप को यहाँ जोआन रिडल का एक ईमेल भी आता है जिसमें वो कहती है कि उसकी एक फ्रेंड का ड्रिंक स्पाइक हुआ था और उसने पुलिस रिपोर्ट करने की कोशिश की थी एक यंग ऑफिसर के पास। तो हाँ, ड्रिंक स्पाइक होने के काफी एविडेंस है, और ऐसे में पिप कारा को बताती है कि उसने पुरानी कैलेमिटी पार्टीज के बारे में कुछ रूमर्स सुने हैं जो उसके कैपस्टोन प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकती हैं। कारा तुरंत समझ जाती है कि पिप नायोमी के फेसबुक अकाउंट में लॉग इन करके मैक्स हेस्टिंग्स के सेकंड प्रोफाइल को देखना चाहती है, लेकिन कारा को यह नहीं पता होता कि पिप नायोमी को भी सस्पेक्ट की तरह ही देख रही थी। पिप एक मोमेंट के लिए गिल्टी फील करती है कि वो कारा को मैनिपुलेट कर रही है और सोचती है कि वो कब इतनी बदल गई। जो भी हो, कारा उसे नायोमी का फेसबुक लॉगिन दे देती है और पिप नैन्सी टैंगो टिट्स नाम का प्रोफाइल सर्च करती है। जल्द ही उसे मैक्स का सीक्रेट प्रोफाइल मिल जाता है और वो उस रात की फोटोज देखने लगती है जब एंडी गायब हुई थी। अब एक फोटो में नायोमी, मैक्स, मिली और जेक दिख रहे थे और पिप सोचने लगती है कि ये फोटो किसने ली होगी। थोड़ा ध्यान से देखने पे पिप को फोटो में नायोमी के फोन स्क्रीन पे टाइम 12:09 AM दिख जाता है। अब ये फोटो किसने लिया था? ऑफ कोर्स ये फोटो सैल ने लिया था, लेकिन लोग तो कह रहे थे कि सैल तो 10:30 PM पे ही मैक्स के घर से चला गया था, राइट? इनफैक्ट पिप जब इस फोटो को जूम करती है तो विंडो में कैमरा फ्लैश का रिएक्शन दिखता है और उसमें हल्की सी ब्लू कलर की झलक होती है, वही कलर जो सैल उस रात पहना हुआ था। इसका मतलब ये कि वाकई में सैल 10:30 PM नहीं गया था मैक्स के घर से, और ये सैल के जितने भी दोस्त थे ये लोग बाद में जाके पुलिस को झूठ बोले, यानी सैल का एलाबाई सही था। मतलब इनिशियली ये दोस्त सही बोल रहे थे, बाद में प्रेशर में आके शायद झूठ बोले होंगे। पिप ये एविडेंस रवि को दिखाती है और रवि को कंफर्म हो जाता है कि सैल इनोसेंट है। पिप कहती है कि अब उन्हें टाइमलाइन को दोबारा इनैक्ट करना होगा जैसे एंडी के खत्म होने वाली रात हुआ होगा, ताकि देखा जा सके कि क्या सैल के पास इतना टाइम था या नहीं। पिप कैलकुलेट करती है कि सैल के पास एट मैक्स 45 मिनट्स होगा, और जब ये लोग सिनेरियो को लॉजिकली सोचते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि सैल के पास एंडी को खत्म करने और बॉडी को हाइड करने का टाइम था ही नहीं। ये सुन के रवि एक अजीब सा मिक्स्ड फीलिंग फील करता है जिसमें खुशी भी थी और दुख भी। पिप डिसाइड करती है कि अब उन्हें ये समझना होगा कि सैल के 4 फ्रेंड्स ने उसके एलाबाई के बारे में झूठ क्यों बोला था, और वो नायोमी से बात करने का प्लान बनाती है। अब यहाँ सीरीज में अगेन एक चेंज है, क्योंकि सीरीज के अंदर नायोमी एक्चुअली में पिप को हेल्प करती है टू
फाइंड दिस एविडेंस, जबकि यहाँ बुक में पिप खुद से ये ढूंढी है। खैर, पिप को पता चलता है कि नाओमी और मैक्स कारा के घर पे होमवर्क कर रहे हैं, तो वो वहां पहुंचकर उन्हें कन्फ्रंट करने का डिसाइड करती है। पिप उनके सामने फोटो एविडेंस रखकर कहती है कि पुलिस के पास जाने से पहले उनके पास एक्सप्लेन करने का चांस है। जब पिप पूछती है कि ये फोटो किसने ली, तो नाओमी के फेस पे एक क्लियर शॉक एक्सप्रेशन दिखता है। मैक्स ये कहने की कोशिश करता है कि फोटो शाम में पहले ही ली गई थी, लेकिन नाओमी बताती है कि फोन स्क्रीन पे टाइम क्लियरली दिख रहा है। फिर नाओमी कहती है कि अब सच बताना पड़ेगा। मैक्स उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन पिप कह देती है कि सैल एक्चुअली 12:15 के अराउंड मैक्स के घर से गया था। मैक्स उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन नाओमी कह देती है कि सैल एक्चुअली 12:15 के अराउंड मैक्स के घर से गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पुलिस को बताया था। और इन चारों ने झूठ बोलकर उसका एलिबाई ही हटा दिया, मतलब काइंड ऑफ सैल को फंसा दिया। अब इस पॉइंट पे मैक्स एक्सप्लेन करता है कि इन लोगों को किसी एनोनिमस नंबर से मैसेज आया था जिसमें कहा गया था कि सैल की फोटोज डिलीट करो और उसके एलिबाई के बारे में पुलिस से झूठ बोलो। नाओमी बताती है कि उस इंसान को उनका एक सीक्रेट पता था और उसने उन्हें उस सीक्रेट से डरा दिया। और आप पूछोगे वो सीक्रेट क्या है? वेल, ये जो फ्रेंड लोग हैं, ये लोग एक रात न्यू ईयर पार्टी के बाद मैक्स की गाड़ी चलाते हुए रोड पर एक आदमी को टक्कर मार दिए थे। सबने मिलकर उस आदमी को वहीं छोड़ दिया, कार साफ की और फिर मैक्स ने अपने ड्राइववे के पास गाड़ी को ट्री से टकरा दिया ताकि डैमेज एक्सप्लेन किया जा सके कि ये एक्सीडेंट तो मेरे ड्राइववे में हुआ है। बेसिकली ये लोग हिट एंड रन किए थे। अब इस हिट एंड रन के बारे में सिर्फ इन दोस्तों को पता था, राइट? तो ये बात उस किलर को कैसे पता चली? क्योंकि वो किलर ही इन्हें कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया था सैल को फंसाने के लिए। पिप नाओमी से पूछती है कि एंडी के गायब होने वाली रात वो कुछ टाइम के लिए कहाँ थी, तो नाओमी बताती है कि वो ऊपर सैल के साथ बात कर रही थी और सैल उससे कह रहा था कि वो एंडी के साथ रिलेशनशिप खत्म करने वाला है। कारा पिप से रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस को फोटो एविडेंस ना दे, क्योंकि वो अपनी मॉम को ऑलरेडी खो चुकी है और अब अपनी सिस्टर को नहीं खोना चाहती। पिप अंदर से बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील करती है, क्योंकि एक तरफ रवि के भाई का नाम साफ करना जरूरी है और दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड कारा है। आखिरकार पिप पुलिस के पास फोटो ना ले जाने के लिए मान जाती है एंड वो कहती है कि वो असली किलर को ढूंढ कर ही सैल को इनोसेंट प्रूव करेगी। पिप और रवि डिसाइड करते हैं कि अगर 3 हफ्तों में किलर नहीं मिला तो पिप फोटो पुलिस को दे देगी। एनीवेज, एक दिन पिप अपने रूम में आती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। सैल को इनोसेंट प्रूव करने वाली फोटो पेपर्स के ऊपर रखी होती है और उसके कंप्यूटर पे किसी ने "यू नीड टू स्टॉप दिस पिपा" हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स टाइप किया होता है। पैनिक कर जाती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि किलर उसके घर के अंदर आ चुका है। और दोस्तों, ये सीन सीरीज में थी ही नहीं। उस रात वो डर के मारे ठीक से सो भी नहीं पाती। अगले दिन स्कूल में पिप कारा के साथ हॉलवे में चल रही होती है और वो होप करती है कि कारा को पता ना चले कि वो काफी दिनों से ठीक से सोई नहीं है। तभी नैट दा सिल्वा आकर गुस्से में कंप्लेंट करती है कि उसे स्कूल में अपने भाई की पुरानी जैनिटर जॉब भी नहीं मिल रही, क्योंकि स्कूल वायलेंट क्रिमिनल्स को हायर नहीं करता। नैट वहां से चली जाती है और पिप जब अपना लॉकर खोलती है तो उसमें एक फोल्डेड नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, "दिस इज योर फाइनल वार्निंग पिपा, वॉक अवे"। पिप थोड़ी डर जाती है, लेकिन उसे लगता है कि इसका मतलब वो सच के और भी करीब पहुंच रही है। डिस्ट्रैक्टेड पिप मिस्टर वॉर्ड से टकरा जाती है और उसकी बुक गिर जाती है, जिससे नोट फ्लोर पे गिरता है। मिस्टर वॉर्ड पूछते हैं कि क्या पिप ठीक है और कहते हैं कि अगर कोई पिप को बुली कर रहा हो तो चुप रहना सबसे गलत बात होता है, मतलब वो इसके अगेंस्ट फाइट करे। और यहाँ पिप बोल देती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। आगे हम समझ पाते हैं कि नैट पिप के सस्पेक्ट वाले लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई है, क्योंकि वो स्कूल में थी जब पिप को लॉकर में नोट मिला और उसके पास एंडी को खत्म करने का स्ट्रॉन्ग रीजन भी था। अब पिप का अगला गोल है एंडी का सेकंड बर्नर फोन ढूंढना और वो डिसाइड करती है कि बेका बिल से और क्वेश्चंस पूछेगी। पिप फेयरव्यू मेल के ऑफिस जाती है बेका को ढूंढने के लिए। बेका उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और बताती है कि वो सैकमोर रोड पर एक पुराने फार्म हाउस पे आर्टिकल लिख रही है जो 11 साल से खाली पड़ा है। कुछ लोग चाहते हैं कि उस फार्म हाउस को कैफे बना दिया जाए, लेकिन बेका चाहती है कि एक दिन वहीं पर फिर से किसी फैमिली का घर बने। पिप बेका को बताती है कि उसे पता चला है कि एंडी कैलामिटी पार्टीज में ड्रग्स बेच रही थी, लेकिन बेका इस बात को मानना ही नहीं चाहती। बातें करते करते पिप को पता चलता है कि उनके फादर जेसन बेल का डैनियल डा सिल्वा से काफी क्लोज रिलेशन था और जेसन ने ही डैनियल को पुलिस ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करने को मोटिवेट किया था। बेका ये भी बताती है कि डैनियल एंडी के केस पे काम कर रहा था और वो फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स में से एक था। पिप को तुरंत लगता है कि डैनियल सबसे पहले एंडी के रूम तक पहुंच सकता था और शायद उसने ही बर्नर फोन उठाया हो। ऐसे में पिप का डाउट डैनियल पे भी जाता है और वो डिसाइड करती है कि फेयरव्यू पुलिस डिपार्टमेंट की एक पब्लिक मीटिंग में जाकर उससे डायरेक्टली मिलकर बात करेगी। मीटिंग के बाद पिप डैनियल से पूछती है कि क्या वो मैक्स हेस्टिंग्स को जानता है। डैनियल कहता है हाँ, और बताता है कि मैक्स के फैमिली का केस उसका पहला कॉल आउट था ट्रेनिंग के बाद, जब मैक्स ने अपनी कार घर के पास एक ट्री से टकरा दी थी और इंश्योरेंस के लिए पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी थी। जब पिप बेल केस के बारे में पूछती है तो डैनियल कहता है कि उसने बेल्स के घर की प्राइमरी सर्च की थी और फिर जल्दी से वहां से निकल जाता है। बाहर रवि पिप से मिलता है और पिप उसे बताती है कि डैनियल ही मैक्स के एक्सीडेंट की रिपोर्ट फाइल करने वाला ऑफिसर था, तो शायद उसे हिट एंड रन का सीक्रेट भी पता हो सकता है। तभी वो देखते हैं कि डैनियल टाउन हॉल से स्टैनली फोर्ब्स के साथ निकल रहा है और दोनों धीरे धीरे सीरियस टोन में बात कर रहे हैं। डैनियल और स्टैनली पिप और रवि को देखकर कुछ देर तक घूरते रहते हैं। अब उस रात पिप अपने डॉग बानी को वॉक पे ले जाती है, क्योंकि वो पूरा दिन अपना कॉलेज ऐसे लिखने की कोशिश कर रही थी पर फोकस नहीं कर पाती। वो जंगल के एक छोटे
छोटे पाथ पे बार्नी को लीश से छोड़ देती है, लेकिन कुछ ही देर में बार्नी पेड़ों के बीच खो जाता है। पिप पैनिक होकर बार्नी को बुलाती रहती है, लेकिन बार्नी नहीं मिलता। वो घर लौटकर अपने पेरेंट्स को बताती है और अपने फादर के साथ वापस जंगल में उसे ढूंढने जाती है, लेकिन 2 घंटे ढूंढने के बाद भी बार्नी नहीं मिलता। पिप सोचने लगती है कि शायद ये सब उसकी गलती है, क्योंकि उसने एनोनिमस नोट में मिली लास्ट वार्निंग को इग्नोर की थी और उसे लगने लगता है कि शायद किलर ने ही बार्नी को उठा लिया है। अगले दिन जब पिप और उसके फादर फिर से बार्नी को ढूंढने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तब पिप को रवि का मैसेज आता है जिसमें वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। पिप मैसेज का कुछ खास रिप्लाई नहीं करती, बट नाउ डिनर टाइम पे पिप को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा था वांट टू सी योर डॉग अगेन। अगली सुबह 11 बजे तक एक और मैसेज आता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती है कि पिप अपना कंप्यूटर, प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे यूएसबी और हार्ड ड्राइव्स टेनिस क्लब पार्किंग लॉट पर लेकर आए और वहां से 100 स्टेप्स जंगल में चले। मैसेज में लिखा होता है कि अगर वो अकेली आएगी और किसी को नहीं बताएगी तो उसे बार्नी वापस मिल जाएगा। पिप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और जब वहां पहुंचती है तो उसे कहा जाता है कि अपना सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर दो। देन पिप को एंडी के बारे में सवाल पूछना बंद करना होगा और वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी। पिप रोते हुए अपना लैपटॉप और मेमोरी स्टिक्स तोड़ देती है। आधे घंटे से ज्यादा वेट करने के बाद भी ना कोई मैसेज आता है, ना ही बार्नी का कोई साइन मिलता है। अब दोस्तों ये वाला पार्ट भी सीरीज में नहीं है, रादर सीरीज में बार्नी तब गायब होता है जब पिप के भाई की बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी। इनफैक्ट सीरीज में पिप का ये डिटेल ब्लैकमेल वाला सीन नहीं था, रादर इन्हें बार्नी कुछ ही दूर पे सीधा खत्म पड़ा मिलता है। वहीं बुक में पिप के पिता उसे बताते हैं कि किसी को बार्नी रिवर में मिला है और वो पानी में डूबकर खत्म हो गया। पिप टूट जाती है और रोते हुए चिल्लाती है कि ये सब उसकी ही गलती है। थोड़ी देर बाद रवि पिप से मिलने आता है और उसे तसल्ली देता है कि वो सैल के केस के बारे में अब टेंशन ना ले। पिप समझ जाती है कि रवि को सेफ रखने के लिए उसे रवि को केस से दूर करना होगा, इसलिए वो कहती है कि वो प्रोजेक्ट छोड़ रही है। रवि मना करता है और कहता है कि तुम रुक नहीं सकती, तुमने प्रॉमिस किया था। लेकिन पिप उसे बताती है कि उसका लैपटॉप चोरी हो गया है और उसने हार्ड कॉपी भी डिस्ट्रॉय कर दी है। रवि गुस्से और दुख में वहां से चला जाता है और पिप जानती है कि वो अंदर से टूट गया होगा, लेकिन उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि कम से कम रवि अब सेफ रहेगा। अगले दिन रवि पिप के घर आता है और समझ जाता है कि किसी ने बार्नी को धमकी के लिए उठाया और पिप को चुप कराने के लिए उसे खत्म कर दिया। पिप ये बात कंफर्म करती है और रवि को सारे थ्रेटनिंग नोट्स दिखाती है। पिप एडमिट करती है कि सैल को इनोसेंट प्रूव करने वाली फोटो की हार्ड कॉपी उसने एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं की है, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो ये भी बताती है कि प्रोजेक्ट की बैकअप फाइल्स उसके ईमेल पे सेफ है। थोड़ी डिस्कशन के बाद रवि पिप को कन्विंस कर लेता है कि उन्हें किलर को ढूंढने का मिशन कंटिन्यू करना चाहिए। दोनों पिप के कैपस्टोन प्रोजेक्ट की सारी एंट्रीज प्रिंट करके एक मर्डर बोर्ड बनाते हैं, जहां पेजेस को सिल्वर पेन से बोर्ड पे लगाया जाता है और उनके बीच रेड स्ट्रिंग और कलर्ड थंब स्टैक से कनेक्शन बनाए जाते हैं। सीरीज में दोस्तों ये बोर्ड शुरुआत से ही बन रहा था। इसी बीच पिप को नायोमी का फोन आता है एक नए नंबर से। नायोमी कहती है कि उसका फोन टूट गया है और वो टेम्पररी नंबर यूज कर रही है। वो पिप को बताती है कि उसका एक कॉन्टैक्ट है जो कोलंबिया गया है और शायद पिप को एडमिशंस ऐसे में हेल्प कर सके। पिप उसकी हेल्प के लिए थैंकफुल फील करती है और इस पॉइंट पे पिप को रियलाइज होता है कि जिस नंबर से नायोमी कॉल की थी, इस नंबर को पिप जानती है। ये वही नंबर है जो कि एंडी के प्लानर में स्क्रिबल करके कट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब सीरीज में अगेन ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, जहां पिप को ये नंबर रिकॉर्ड बुक में मिली थी, राइट? और पिप इस नंबर को अपने फोन में सीक्रेट ओल्डर गाय नाम से सेव भी कर ली थी। तो हाँ, जब नायोमी इस नंबर से फोन करती है तो पिप बहुत आश्चर्य में थी। एंड सीरीज और बुक दोनों अपने तरीके से यही पॉइंट करते हैं कि नायोमी का दूसरा नंबर प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ये नंबर है सीक्रेट ओल्डर गाय का। फॉर नाउ पिप को नायोमी पे भी डाउट होने लगता है, क्योंकि नायोमी को हिट एंड रन सीक्रेट पता था। देन एंडी के गायब होने वाली रात को वो मैक्स के घर से कुछ टाइम के लिए गायब थी और उसे कैंपिंग का लोकेशन भी पता था जहां पिप को पहला थ्रेटनिंग नोट मिला था। पिप को फिर याद आता है कि उसने कारा के लैपटॉप में प्रिंटर एक्टिविटी रिकॉर्ड करने का ऑप्शन ऑन किया था। हैलोवीन के टाइम पे पिप कारा और नायोमी के साथ पंपकिंस कार्व कर रही होती है और उसे पता चलता है कि जिस सिम कार्ड से नायोमी ने कॉल किया था वो एक्चुअली उनके फादर मिस्टर वॉर्ड का है। पिप सोचने लगती है कि एंडी के प्लानर में मिस्टर वॉर्ड का नंबर क्यों लिखा होगा और उसे याद आता है कि एंडी उसे होल बुलाती थी। अब इन थियरीज को कनेक्ट करके पिप एक पॉसिबिलिटी सोचती है, विच वाज कि शायद मिस्टर वॉर्ड एंडी को ट्यूटरिंग ऑफर कर रहे होंगे, इसलिए उसके पास उनका नंबर था। पिप कैरा से लैपटॉप लेने का बहाना बनाती है और ऊपर जाकर मिस्टर वॉर्ड के स्टडी रूम में कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल से प्रिंटर हिस्ट्री चेक करती है। जब वो उस दिन की हिस्ट्री देखती है जब उसके लॉकर में थ्रेटनिंग नोट मिला था, तो पता चलता है कि उस दिन मिस्टर वॉर्ड ने कुछ प्रिंट किया था। पिप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा प्रिंट करती है और देखती है कि उसमें लिखा था, दिस इज योर फाइनल वार्निंग पिपा, वॉक अवे, यानी कि वही सेम थ्रेटनिंग नोट। तब पिप को एकदम रियलाइज होता है कि मिस्टर वॉर्ड ही एनोनिमस थ्रेट भेजने वाले इंसान हैं और शायद वही एंडी, सैल और बार्नी के खत्म होने के पीछे हैं। जी हाँ दोस्तों, नीचे वापस आकर पिप कैजुअली पूछती है कि क्या मिस्टर वॉर्ड ट्यूटरिंग करने गए हैं। कारा बताती है कि वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ट्यूटरिंग करते हैं और शायद आज स्कूल में लेट हो गए होंगे। तभी मिस्टर वॉर्ड की कार घर के बाहर आती है और पिप पैनिक कर जाती है, लेकिन मिस्टर वॉर्ड नॉर्मल स्माइल करके अंदर सबको हैलोवीन कैंडी ऑफर करते हैं। जब पिप के पेरेंट्स जॉश को ट्रिक और ट्रीट करवाने
ले जाने निकलते हैं तो पिप रवि को तुरंत मैसेज करती है। रवि आता है और पिप उसे बताती है कि मिस्टर वार्ड के पास एंडी के गायब होने वाली रात का कोई प्रॉपर एलिबाई नहीं है, क्योंकि कारा और नायोमी दोनों घर पर नहीं थे और साल के खत्म होने वाले दिन मिस्टर वार्ड ने सिक लीव ली थी। रवि पूछता है कि क्या मिस्टर वार्ड ही एंडी का सीक्रेट ओल्डर मैन है जो आईवी हाउस इन में मिलता था, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एंडी उसकी लाइफ बर्बाद कर सकती थी। फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि मिस्टर वार्ड को मैक्स के हिट एंड रन सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला होगा। पिप एक थ्योरी देती है कि शायद मिस्टर वार्ड ट्यूटरिंग नहीं बल्कि एंडी को कहीं छुपा कर रखे हुए हैं और उससे मिलने जाते हैं। वो प्लान बनाती है कि अपना फोन मिस्टर वार्ड की कार में छिपा देगी ताकि फाइंड माई फ्रेंड्स ऐप से उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके, मतलब कार कहां जा रहा है ये सब पिप को पता चलेगा। तो अगले दिन पिप प्रिटेंड करती है कि वो स्कूल की स्टेयर से गिर गई और थोड़ा लिम्प करके चल रही है। कारा उसे राइड देने का ऑफर करती है और जब मिस्टर वार्ड कार में आते हैं तो पिप सीक्रेटली अपना फोन कार के बैक सीट के नीचे छिपा देती है। मिस्टर वार्ड कहते हैं कि वो स्टैमफोर्ड ट्यूटरिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन पिप उनकी लोकेशन अपनी फोन की मदद से ट्रैक करेगी। तो फिर क्या था, घर पहुंचकर पिप और रवि फाइंड माई फ्रेंड्स ऐप से फोन की लोकेशन चेक करते हैं और देखते हैं कि मिस्टर वार्ड स्टैमफोर्ड नहीं बल्कि न्यू कैनन जा रहे हैं, जहां वार्ड फैमिली की एक पुरानी घर है। पिप कहती है कि वो ग्रेवसेंड रोड पर एक हाउस के बाहर रुकते हैं और वो कारा से कंफर्म करने का प्लान बनाती है कि क्या वो उनका पुराना घर था। इसी बीच रवि पिप को याद दिलाता है कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने का चांस वेस्ट ना करे और अपने पर्सनल एसे पे फोकस करे। पिप वार्ड डॉक्यूमेंट खोलकर लिखती है कि लोग उसे परफेक्ट स्टूडेंट समझते हैं जो हमेशा होमवर्क टाइम से पहले करती है और हर अपॉर्चुनिटी को लेती है, आगे रहती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये एम्बिशन नहीं बल्कि कुछ और है, क्योंकि जब वो किसी प्रोजेक्ट या टास्क में बिजी नहीं होती तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो एक्चुअली कौन है। शायद इसी डर की वजह से उसने अपने सीनियर कैपस्टोन प्रोजेक्ट के लिए एक मर्डर सॉल्व करने का डिसीजन लिया। बाद में विंटर कार्निवल में पिप अपने फ्रेंड्स के साथ होती है जब कारा उसके फोन वापस देती है और कहती है कि वो गलती से मिस्टर वार्ड की कार में रह गया था। पिप बताती है कि उसने अपना पर्सनल एसे डेडलाइन से पहले सबमिट कर दिया। वो कैजुअली कारा से पूछती है कि क्या न्यू कैनन के ग्रेवसेंड रोड पर नंबर 42 वाला घर वही है जहां वो लोग पहले रहते थे। कारा कंफर्म करती है कि हाँ वो हमारा पुराना घर है एंड कारा ये भी कहती है कि उनके डैड ने वो घर सालों पहले बेच दिया था। ऑफ कोर्स ये बात झूठ है क्योंकि उसके डैड अब भी उस घर में जाते हैं सीक्रेटली। कार्निवल से निकलते वक्त पिप का सामना मिस्टर वार्ड से हो जाता है और वो पूछते हैं कि कारा कहाँ है, क्योंकि उन्हें उसे घर छोड़ के टारगेट जाना है। पिप डायरेक्शन दिखाकर जल्दी से वहां से निकल जाती है। पिप को लगता है मिस्टर वार्ड टारगेट के पास से न्यू कैनन जाएगा और फिर ग्रेवसेंड रोड वाले घर पे रुकेगा। वो रवि से झूठ बोल देती है कि वो उसके घर डिनर पे जा रही है, लेकिन एक्चुअली में वो अपने मैप पे 42 ग्रेवसेंड रोड का एड्रेस डालकर वहां जाने निकल पड़ती है। तो हाँ, पिप ग्रेवसेंड रोड वाले घर के बाहर अपनी कार से पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि उन्हें तुरंत इस एड्रेस पे ऑफिसर्स भेजने चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि एलियट वार्ड ने 5 साल पहले एंडी बेल को किडनैप किया और तब से उसे यहाँ छुपा कर रखा है। जब मिस्टर वार्ड डोर खोलता है तो पिप कहती है कि पुलिस बस आने ही वाली है, इसलिए उसके पास थोड़ा ही टाइम है सच बताने के लिए कि एंडी और सैल के साथ क्या हुआ। फाइनली मिस्टर वार्ड कन्फेस करता है कि एंडी जिंदा है और इसी घर में है। वो बताता है कि फरवरी के एंड में उसका एंडी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो गया था। एंडी ने उसे आईवी हाउस इन में मिलने को कन्विंस किया था और वहां दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप हुआ। बाद में जब मिस्टर वार्ड ने रिलेशनशिप खत्म करना चाहा तो एंडी ने धमकी दी कि वो सब कुछ एक्सपोज कर देगी और उसने अपनी नग्न फोटो उसके क्लासरूम में छोड़ दी ताकि वो डर जाए। सीरीज में एक्स्ट्रा ये बताया गया है कि एंडी मिस्टर वार्ड से 5000 यूरोज भी मांगने लगी थी। आगे मिस्टर वार्ड कहता है कि जिस फ्राइडे एंडी गायब हुई थी वो उसके घर आ गई और बहुत अग्रेसिव थी। मिस्टर वार्ड उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंडी गिर गई और उसका सर डेस्क से टकरा गया। वो जिंदा थी पर कंफ्यूज थी और जब मिस्टर वार्ड फर्स्ट एड किट लाने गया तो एंडी वहां से गायब हो गई। अगले दिन जब उसने सुना कि एंडी मिसिंग है तो उसे लगा कि शायद वो घर से निकलकर कहीं गिरकर खत्म हो गई होगी। इससे मिस्टर वार्ड डर गया क्योंकि शक उस पे आ सकता है और इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो सारा ब्लेम सैल पे डाल देगा। नायोमी की डायरीज पढ़कर उसे मैक्स के हिट एंड रन का सीक्रेट पता चला था और उसने इसी सीक्रेट से मैक्स उसके फ्रेंड्स को डराकर सैल के एलिबाई के बारे में झूठ बोलने पे मजबूर किया। फिर वो सैल के घर गया, उसे स्लीपिंग पिल्स देकर जंगल में एंडी को ढूंढने के बहाने ले गया और वहां उसे और पिल्स खिलाकर उसके सांस को रुकने दिया। फिर सैल के फोन से कन्फेशन मैसेज भेज दिया। मिस्टर वार्ड ये भी कहता है कि जुलाई के एंड में उसने एंडी को रोड पर चलते देखा। वो ड्रग्ड सी लग रही थी और अगर वो घर पहुंच जाती तो सारे सीक्रेट्स खुल जाते, इसलिए उसने उसे कार में बिठाया और घर में ले गया। मिस्टर वार्ड कहता है कि एंडी को उस रात सर पे चोट लगने की वजह से कुछ याद नहीं था और तब से वो उसे एटिक में बंद करके रखते हैं, लेकिन मिस्टर वार्ड कहता है कि मैंने उसे कभी टच नहीं किया। ये सब सुन के पिप बहुत भड़कती है, मतलब मिस्टर वार्ड को उल्टी सीधी बातें कहती है। इनफैक्ट देखा जाए तो मिस्टर वार्ड अपनी क्राइम्स को छुपाने के लिए पिप के डॉग बार्नी तक को निपटा दिए। अब बार्नी के खत्म होने वाली बात सुन के मिस्टर वार्ड थोड़े कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने बार्नी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तभी पुलिस आ जाती है और मिस्टर वार्ड अपने क्राइम्स एक्सेप्ट कर लेता
लेता है। अरेस्ट के बाद पिप एटिक की पकड़ लेती है और जल्दी से ऊपर जाकर पैडलॉक खोल देती है। वहाँ एक लड़की बेड पर बैठी होती है और कहती है कि वो एंडी है, लेकिन पिप तुरंत समझ जाती है कि ये लड़की असली एंडी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आया, जहाँ ये जो लड़की थी उसका जो चेहरा था वो एंडी जैसा ही था, पर वो एंडी बिल नहीं थी। बाहर रवि आ जाता है जो फाइंड माई फ्रेंड्स ऐप से पिप की लोकेशन ट्रैक करके आया था। पिप रोकर रवि को सब बताती है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। दोनों सोचते हैं कि मिस्टर वॉर्ड ने कैसे इस दूसरी लड़की को एंडी समझ लिया, जो कि क्लियरली एंडी नहीं है। ऑल्दो ये लड़की एंडी जैसी दिखती जरूर है। शायद डर और गिल्ट की वजह से मिस्टर वॉर्ड का जो मानसिक संतुलन था वो पूरी तरह से बिगड़ गया था और वो खुद को कन्विंस कर बैठा कि जो भी लड़की थोड़ी एंडी जैसी दिखती है वो एंडी ही है, तो इसे उठा के 5 सालों से कैद करके रखा था। ये जो लड़की थी वो एक रैंडम लड़की थी जो कि एंडी की तरह दिखती थी और ड्रग एडिक्ट थी, मतलब ड्रग्स लेके उस दिन घूम रही थी रोड पे। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि अगर ये लड़की असली एंडी नहीं है तो फिर असली एंडी के साथ हुआ क्या? क्योंकि मिस्टर वॉर्ड बताए थे कि उनके घर से एंडी भाग गई थी, राइट? तो अगर उनके घर से एंडी भाग गई तो फिर वो 5 साल से कहाँ है? इन केस अगर वो खत्म हो चुकी है तो एंडी को फिर कौन मारा? मतलब दोस्तों असली कातिल अब तक हमें नहीं पता चला है। तब इनके सामने एक कार आती है जिसमें जेसन, बेका और एंडी की मदर होती हैं और बेका पिप को अजीब तरह से देखती है। बाद में पिप कारा को मैसेज करके उसके फादर के बारे में सच बताती है, लेकिन कारा फोन नहीं उठाती। रवि अपने पेरेंट्स निशा और मोहन के साथ पिप के घर आता है और वो पिप का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसने सैल का नाम साफ कर दिया था। रवि बताता है कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेगी कि सैल इनोसेंट था और सब लोग इमोशनल होकर एक दूसरे को हक करते हैं। पिप फिर भी डिसाइड करती है कि जब तक एंडी के साथ उस रात एक्चुअली क्या हुआ था ये पता ना चल जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। लेकिन रवि कहता है कि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। फिर भी पिप मर्डर बोर्ड को देखते हुए रियलाइज करती है कि यहाँ पे एक्चुअली में 2 अलग अलग लोग हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 अलग किलर्स हैं। एक जिसने सोचा कि उसने एंडी को खत्म किया है, जो कि मिस्टर वॉर्ड थे, लेकिन वो एंडी को खत्म नहीं किए, और दूसरा किलर जिसने एक्चुअली एंडी को खत्म किया। पिप को याद आता है कि मिस्टर वॉर्ड बार्नी के बारे में कंफ्यूज थे। साथ ही पिप को जो थ्रेटनिंग नोट्स मिलते थे उनमें 2 अलग टोन था। एक मिस्टर वॉर्ड जो थ्रेटनिंग नोट्स भेजते थे जिसमें वो पिपा उसको लिखते थे, जबकि अननोन नंबर से जो थ्रेट आता था उसमें स्टूपिड लिखा जाता था। तो ये सब कनेक्ट करके पिप को समझ आ जाता है कि यहाँ 2 लोग थे। दोनों डर रहे थे कि पिप उनके राज खोल देगी। मिस्टर वॉर्ड तो पकड़े गए, लेकिन दूसरा किलर कोई और है। ऐसे में पिप मैक्स हेस्टिंग्स को कॉल करके सीधा पूछती है कि क्या उसने मार्च 2014 में कैलेमिटी पार्टी में बेका के ड्रिंक में ड्रग मिलाया था और फिर वो बेका के साथ क्या जबरदस्ती किया था। मैक्स घुमाकर जवाब देता है, पर फाइनली एडमिट करता है कि उसने ड्रिंक स्पाइक किया था और बेका के साथ जबरदस्ती किया था। तब पिप को समझ आता है कि एंडी को लास्ट बार जिंदा देखने वाली इंसान बेका बेल थी। पिप बेका के घर जाती है और कैजुअल बात करते हुए उस पर अक्यूज कर देती है कि उसने एंडी को खत्म किया। जी हाँ, अपनी ही बहन को। पिप पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करती है कि क्या हुआ होगा। देखो, बेका को मैक्स ने ड्रग देकर असॉल्ट किया था और जब उसे पता चला कि ड्रग्स एंडी ही सप्लाई करती थी तो वो एंडी तक पहुंची। बेका रोकर बताती है कि उस रात जब एंडी घर से गई थी तब उसने एंडी का सेकंड बर्नर फोन ढूंढ लिया था और उसमें मैक्स और ड्रग्स के मैसेज देखकर समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ था। जब एंडी घर वापस आई तो बेका ने सोचा कि वो अपनी सिस्टर को सब बताएगी और उससे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एंडी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया एंड देन वो रूडली कहने लगी कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। बस फिर क्या था, बेका और एंडी में झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई, एंडी गिर गई, उल्टी करने लगी और बेका ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। इसी में एंडी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। बाद में बेका एंडी की कार चलाकर हाउवी के घर के पास पार्क करके आई और बॉडी को साइकोमोर रोड के पुराने फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक में डाल दी। जी हाँ, वही जगह जिसके बारे में वो आर्टिकल लिख रही थी। अब सीरीज में ये जगह कैलेमिटी पार्टी वाली जगह के अंदर ही एक प्लेस दिखाई गई थी। अब जहां तक बात बार्नी की है तो वेल उसे भी बेका ही खत्म की है। बेका कहती है कि बार्नी को खत्म करना उसका प्लान नहीं था, बस वो गलती से रिवर में डूब गया। ना इसी सब बात के दौरान पिप को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि बेका ने उसकी चाय में ड्रग मिला दी थी। पिप बाहर जंगल की तरफ भागती है, लेकिन बेका उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। लेकिन फिर अचानक वो रुक जाती है क्योंकि वो पिप को खत्म नहीं कर पाती। तभी पिप के डैड और रवि वहां पहुंच जाते हैं और रवि ने फोन से लोकेशन ट्रैक करके पुलिस को कॉल कर दिया था। इस पॉइंट पे पिप बेहोश हो जाती है। सो यस, इस केस के दोनों कल्प्रिट्स अब सामने आ चुके हैं। बाय द वे, सीरीज के एंड में इवेंट्स ऐसे ही थे काइंड ऑफ, जस्ट दैट कुछ चीजों को थोड़ा आगे पीछे किया गया है। लाइक पेरेंट्स मिस्टर वॉर्ड के अरेस्ट के टाइम आते हैं और रवि बेका वाले टाइम पे आता है। ऐसे ही और भी कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन सीरीज एंड बुक, लेकिन ये मेरी एक्सप्लेनेशन सीरीज से ज्यादा डिटेल्ड है दोस्तों। ऑल्दो बुक की तो निटी-ग्रिटी डिटेल्स जानने के लिए आपको बुक ही पढ़ना होगा, जिसका लिंक अगेन प्रोडक्ट सेक्शन में होगा। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, 2 महीने बाद पिप अपने कैपस्टोन प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज के पीछे रवि के साथ खड़ी होती है क्योंकि बेल केस की वजह से पूरा स्कूल और प्रेस वहां है। इसी दौरान पिप का कोलंबिया यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी हो चुका है और उसे एडमिशन मिल गया होता है। स्टेज पे पिप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती है और कहती है कि ये प्रोजेक्ट सैल के लिए सच ढूंढने से शुरू हुआ था। वो
पूरा केस एक्सप्लेन करती है और फिर रवि को स्टेज पे बुलाती है, जो अपने भाई के बारे में इमोशनल बात करता है। आखिर में पिप ऑडियंस से कहती है कि फेयरव्यू कम्युनिटी ने भी गलती की थी जब उन्होंने एक अच्छे इंसान को मॉन्स्टर बना दिया और अब सबको फ्यूचर में बेटर करना होगा। वैसे सीरीज के अंत में रवि और पिप किस भी करते हैं, लेकिन बुक में ऐसा नहीं है। तो हाँ दोस्तों, यहीं पे बुक खत्म हो जाती है। इनफैक्ट सीरीज भी खत्म हो गई, क्योंकि मैंने काइंड ऑफ आपको सीरीज की भी डिफरेंसेस बता दी है। दोस्तों, ये थी एक गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर बुक की कहानी, और ये कहानी काफी सिंपल है। क्रोनोलॉजिकली अगर कत्ल वाले इवेंट को देखा जाए तो सबसे पहले एंडी का सीक्रेट रिलेशनशिप एलियट वार्ड के साथ चल रहा था। एंडी तब टीनेज भी थी, तो कहीं ना कहीं एक गलत रिलेशनशिप था, और एंडी मिस्टर वार्ड से आईवी होम्स इनमें मिली थी, और उस रिलेशनशिप की वजह से वो उस पर प्रेशर भी बना रही थी, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाती तो मिस्टर वार्ड की लाइफ बर्बाद हो सकती थी। नाउ कत्ल वाली रात एंडी मिस्टर वार्ड के घर पहुंच गई और दोनों के बीच काफी अग्रेसिव आर्गुमेंट हुआ। सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश में मिस्टर वार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धक्का मुक्की में एंडी गिर गई और उसका सर डिस्क से टकरा गया। वो जिंदा थी, पर उसकी हालत खराब थी और वो कंफ्यूज स्टेट में, मतलब कंकस्ड हो गई होगी शायद, तो इस स्टेट में वहां से निकलकर चली गई। इसी वजह से जब वो अपने घर पहुंची तो उसका बिहेवियर अजीब और अग्रेसिव था। इसी सब के बीच एक और चीज बैकग्राउंड में ऑलरेडी चल रही थी। कुछ टाइम पहले कैलामिटी पार्टी में मैक्स ने बेका के ड्रिंक में ड्रग मिला दिया और उसके साथ जबरदस्ती की थी। बाद में जब बेका को पता चला कि ये ड्रग्स एंडी ही सप्लाई करती है, तो उसका गुस्सा सीधा एंडी पर निकला। तो कत्ल वाली रात एंडी घर से बाहर जा रही थी, तब बेका को एंडी का सेकंड बर्नर फोन मिल गया और उसमें मैक्स और ड्रग्स वाले मैसेजेस पढ़कर उसे समझ आ गया कि उसके साथ क्या हुआ था। now, जब एंडी मिस्टर वार्ड के घर से चोट खाकर और कंफ्यूज स्टेट में वापस अपने घर आई, तो बेका यहाँ एंडी को कन्फ्रंट करती है, लेकिन एंडी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, जिससे इन दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ गया। धक्का मुक्की के दौरान एंडी गिर गई और उसकी तबीयत, जो कि पहले से ही खराब थी, वो और खराब हो गई। वो उल्टी करने लगी, उसकी सांस रुक गई। इस तरह से एंडी खत्म हो गई। घबराकर बेका ने एंडी की बॉडी को उसकी कार में डाला, कार को हाउवी के घर के पास छोड़ दिया और बॉडी को साइकमोर रोड के पुराने फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक में डाल दिया। और इससे दोस्तों एंडी की बॉडी कभी किसी को मिली ही नहीं। दूसरी तरफ एलियट वार्ड को लगा कि उस रात गिरने के बाद शायद एंडी उसकी वजह से ही खत्म हो गई है। अपनी गलती और सीक्रेट रिलेशनशिप छिपाने के लिए उसने ब्लेम सैल पे डालने का प्लान बनाया। उसने मैक्स और उसके फ्रेंड्स को उनके हिट एंड रन सीक्रेट से डराकर सैल का एलिबाई झूठ बनवाया। फिर सैल को पिल्स देकर जंगल में एंडी को ढूंढने के बहाने ले गया और वहां उसके सांस रुकने दिया। उसके बाद उसने सैल के फोन से कन्फेशन मैसेज भेज दिया ताकि सबको लगे कि सैल ही कल्प्रिट था और केस वहीं पे खत्म हो जाए। सो यस, इस तरह से सब कुछ प्लान किया गया था और इन शॉर्ट यही पूरी स्टोरी थी। नाउ इफ वी लुक एट एंडीज कैरेक्टर, वो कोई अच्छी लड़की नहीं थी, एज वो नैट की फोटो वीडियोस पब्लिक में की थी। देन वो ड्रग्स बेचती थी एंड देखा जाए तो वो अपनी बहन को लेके भी कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव थी नहीं। वहीं सैल एकदम सही बंदा था, लेकिन एंडी वाले केस के बाद सोसाइटी ऐसे एक्ट करती है मानो एंडी किसी तरह की एंजल थी जिसकी मेमोरियल्स थी एंड ऑल। वहीं सैल की फैमिली को सब लोग परेशान करते थे। सैल की फैमिली के साथ गलत होता था, रेसिज्म भी होता था। एक और पॉइंट ये है कि ये जो सारा कांड हुआ है वो कहीं ना कहीं मैक्स के कारण शुरू हुआ है और इसमें मिस्टर वार्ड का भी हाथ है, क्योंकि देखा जाए तो मैक्स ही बेका के साथ गलत किया, जिसके कारण बेका का गुस्सा एंडी पे निकला और एंडी चोटें इसलिए थी क्योंकि मिस्टर वार्ड एंडी के साथ गलत कर रहे थे। तो देखा जाए तो ऊपर से मिस्टर वार्ड और मैक्स काफी गलत हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो अंत तक भी मैक्स पे कोई एक्शन नहीं हुआ है।